ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज की वीडियो में हम अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे कि अरस्तु किस आधार पर दास प्रथा को न्यायोचित ठहराता है, दास प्रथा के प्रकार व उसके कुछ मानवीय पक्ष तथा अरस्तु की दास प्रथा संबंधी विचारों में क्या कमियां, क्या दोष है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग थी। यानी यूनान में पहले से ही दास प्रथा का प्रचलन था। वहाँ पर घरेलू तथा श्रम संबंधी कार्य दासों के द्वारा ही किए जाते थे और अरस्तु यूनान का ही था। तो यूनान में पहले से ही दास प्रथा के प्रचलित होने से अरस्तु ने भी अपने दास प्रथा संबंधी विचार दिए, दास प्रथा का समर्थन किया और दास प्रथा संबंधी विचारों के समर्थन के कारण ही उसकी रूढ़िवादिता को दर्शाता है, क्योंकि उसने दास प्रथा का समर्थन किया। कुछ लोगों ने मानवता के आधार पर इस दास प्रथा का विरोध भी किया। सोफिस्ट विचारक है एंटीफोन। उनका मानना है कि दासता प्राकृतिक न होकर के परंपरागत है और मानवीय समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। लेकिन अरस्तु दास प्रथा को न्यायोचित ठहराता है। अरस्तु का मानना है कि दो प्रकार की संपत्ति होती है, यानी परिवार के कल्याण के लिए दो प्रकार की संपत्ति का होना अनिवार्य है। एक है सजीव संपत्ति और दूसरी है निर्जीव संपत्ति। तो सजीव संपत्ति में वह दासों को शामिल करता है, यानी दास सजीव संपत्ति है और निर्जीव संपत्ति में भूमि, घर और चल संपत्ति। तो अरस्तु का ये मानना है कि परिवार के कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति का होना आवश्यक है। आइए आगे हम ये देखते हैं कि अरस्तु किस आधार पर दास प्रथा का समर्थन करता है, किस आधार पर दास प्रथा को न्यायोचित ठहराता है। पहला बिंदु है दासता प्राकृतिक है। यानी अरस्तु कहता है कि दासता प्राकृतिक है, यानी प्रकृति ने मनुष्य में विभेद किया है बुद्धि के आधार पर, क्षमता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, गुण के आधार पर। यानी प्रकृति ने ही मानव को, किसी इंसान को बुद्धिहीन प्राणी बनाया है, तो किसी को बुद्धिहीन, किसी को गुणवान, तो किसी को गुणहीन। यानी कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ आज्ञा पालन के लिए। तो शासन करने वालों में स्वामी हो गया और जो आज्ञा पालन करने के लिए पैदा हुए वो दास है। यानी ये अरस्तु मानता है कि दासता प्राकृतिक है, प्रकृति ने ही शुरू से मनुष्य में भेदभाव किया है। तो ये भी अरस्तु ये भी कहता है कि स्वामी जो होता है उसमें बौद्धिक बल की अधिकता होती है और जो दास होता है उसमें शारीरिक बल की प्रधानता होती है। तो अरस्तु का कहना है कि प्रकृति स्वतंत्र पुरुष और दास के शरीर में भेद करती है, दास के शरीर को सेवा भाव के लिए बलवान बनाती है तथा जो स्वतंत्र पुरुष है यानी स्वामी के शरीर को सीधा व सरल बनाती है। दूसरा जो बिंदु है न्यायोचित ठहराने का वह यह है कि दोनों ही पक्षों के लिए यह लाभकारी है, यानी स्वामी के लिए भी लाभकारी है और दास के लिए भी। कैसे? क्योंकि स्वामी जो है उसे नैतिक विकास व बौद्धिक विकास के लिए समय की आवश्यकता होगी, विश्राम की आवश्यकता होती है, अवकाश जरूरी है स्वामी के लिए, तभी बौद्धिक विकास होगा। और दास विवेक शून्य होता है, तो दासों का विकास संयमी और विवेकपूर्ण स्वामी के सानिध्य में होगा। यानी दास जब स्वामी के सानिध्य में होगा तो धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास होगा, विवेक का विकास होगा। तो स्वामी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि स्वामी का बौद्धिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा जब होगा, यानी जब अच्छे से निपुण तरीके से काम जब ही कर पाएगा जब उसके पास विश्राम होगा, यानी जो घरेलू कामकाज है वो दासों के द्वारा किए जाएंगे और दास को भी इससे फायदा होगा। ये अरस्तु का मानना है, क्योंकि दास जब स्वामी के सानिध्य में काम करेंगे तो धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास होगा, विवेक का विकास होगा। तो इसीलिए अरस्तु कहता है कि ये दोनों के लिए ही हितकारी है।
तीसरा जो बिंदु है नैतिक ठहराने का वो यह है कि दासता नैतिक है। अरस्तु का मानना है कि स्वामी के सानिध्य में रहकर ही दास के नैतिक विकास और व्यक्तित्व का विकास संभव है। अरस्तु दास प्रथा के दो प्रकार बताता है, यानी जो दासता है वो दो प्रकार की है। एक तो स्वाभाविक दास होते हैं और दूसरे है वैधानिक कानूनी दास। स्वाभाविक दास वो थे जो कि जन्म से ही मंदबुद्धि प्राणी है, अकुशल है, अयोग्य है, जो काम करने में सक्षम नहीं है, यानी काम किसे शारीरिक बल वाला नहीं, मानसिक। तो वो स्वाभाविक दास माने जाएंगे, यानी वो शुरू से ही दास होंगे, मंदबुद्धि प्राणी होंगे, अयोग्य होंगे, जो गुणहीन प्राणी है। और दूसरा अरस्तु ये कहता है कि जो कानूनी दास वो होंगे जो कभी युद्ध में पराजित हो गए हो, बंदी बना लिए गए, युद्ध बंदी है, वो कानूनी दास कहलाएंगे। लेकिन साथ ही अरस्तु ये भी कहता है कि यूनानी कभी भी मतलब दास नहीं हो सकते, और कानूनी दास में मतलब यूनानियों को अगर पराजित भी होते हैं युद्ध में तो वो दास नहीं होंगे। तो इस तरह अरस्तु दास प्रथा को के दो प्रकार बताता है, स्वाभाविक दास और कानूनी दास। अरस्तु की दासता के कुछ मानवीय पक्ष भी है। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया लेकिन क्रूर दासता का समर्थन नहीं किया। उसका ये मानना था कि दासों की प्रति जो उदारता का व्यवहार करे, स्वामी और दास के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए, स्वामी को हमेशा दास के प्रति लिबरल रहना चाहिए, दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में भी नहीं है वह, और दासों को मुक्ति के अवसर भी मिलने चाहिए। यानी ये अरस्तु ये कहता है कि दासता जन्म मूलक नहीं है, यानी अगर व्यक्ति में धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है, वह योग्य हो जाता है, तो उसे स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो अरस्तु की जो दासता सिद्धांत की अब हम आलोचना करते हैं कि जो अरस्तु की दास संबंधी विचारों में क्या कमियां हैं। तो पहली जो आलोचना का आधार है वह है संपूर्ण मानव समुदाय को गुण योग्यता के आधार पर दो वर्गों में जो विभाजित किया है वो तार्किक नहीं है, क्योंकि कोई भी मनुष्य पूरी तरह ना तो बुद्धिमान होता है, ना ही पूरी तरह बुद्धिहीन होता है, यानी ना पूरी तरह गुणवान कह सकते हो ना गुणहीन। यानी किसी में हर मनुष्य के अंदर गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यह जो विभाजन का जो तरीका है वो तार्किक नहीं है। दूसरा जो आधार है वो है कि दास प्रथा को प्राकृतिक नहीं माना जा सकता, मानवीय गरिमा तथा समानता की अवहेलना है, क्योंकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को स्वतंत्र व समान बनाया है। स्वतंत्रता समानता की जो मानवीय सिद्धांतों पर चोट है, क्योंकि स्वतंत्रता लोकतंत्र वर्तमान समय में तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्राण तत्व है स्वतंत्रता समानता, और उन दोनों के ये खिलाफ है, क्योंकि उसमें सभी को समान अपने व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाते हैं। जो चौथा आधार है वह है जातिगत अहंकार की भावना। जब अरस्तु ये कहता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, तो यह जो कथन है अरस्तु का, इसमें जातिगत अहंकार की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। और यह हास्य जो अरस्तु, क्योंकि यूनानियों के प्रति तो जो सिंपैथी दिखती है, और यूनानी व गैर यूनानियों में अरस्तु जो भेद करता है वो हास्यास्पद है और न समझने वाली बात है। तो इस तरह अरस्तु जैसे एक महान विद्वान का दास प्रथा का समर्थन करना तार्किक व उचित नहीं है, और वर्तमान समय में तो यह बिल्कुल ही तार्किक नहीं है। फिर भी हम अरस्तु के पक्ष में यही कह सकते हैं कि उसने दास प्रथा में भी सुधार के प्रयास किए तथा जो क्रूर दास प्रथा के स्थान पर उसे मानवीय आधार देने का प्रयास किया। थैंक यू सो मच।